अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ मौजूद है मारूफ दानिश्वर जनाब डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब। इंडिया ने पहलगाम टेरर अटैक का बदला लेते हुए पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया और पाकिस्तान में 9 ठिकानों को निशाना बनाया। इंडिया ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि उसने जंग की शुरुआत नहीं की है बल्कि दहशतगर्दों के ठिकानों को टारगेट किया है और पहलगाम हमले का बदला लिया है। उधर से पाकिस्तान का भी दावा है कि उसने जवाबी कार्रवाई की है और सरहद पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार फायरिंग भी जारी है। इस वीडियो में डॉक्टर तस्लीम रहमानी से जानेंगे इंटरव्यू में कि आलमी रहनुमाओं का क्या रद्द अमल है, क्या इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कुछ हुआ यहीं पर थम जाएगा या सिलसिला आगे बढ़ेगा? अगर आगे बढ़ेगा तो कैसा हो सकता है? इंडिया में बाज़ाब्ता मॉक ड्रिल कराई जा रही है, रिहर्सल कराई जा रही है कि क्या कुछ तैयारी होगी? इसके अलावा सरहदी अज़ला में भी एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो मामला है यहीं पर नहीं रुकने वाला है बल्कि सिलसिला आगे बढ़ेगा। डॉक्टर रहमानी साहब, मिल्क टाइम्स में खुशामदीद। रात जो अचानक खबर आती है 2 बजे के इंडिया ने एयर स्ट्राइक किया और पाकिस्तान के 9 ठिकानों को टारगेट किया है, जिसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये एयर स्ट्राइक करना तो मुनासिब है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से पहलगाम में 26 लोगों की शहादत हुई, 26 लोग मारे गए। आप देखिए, इसमें किसी को क्या शक हो सकता है कि वो पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जो एक कंटिन्यूअस उनका एक सिलसिला है, ये उसी का शाखसाना था। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर पाकिस्तान की जानिब से बार-बार टेररिस्ट भेजे जाएँगे और वो इस तरीके से नाम पूछेंगे, और अगर ये खबर भी सही है कि मज़हब पूछ के और कलमा पढ़वा के किया, तो ज़ाहिर है कि ये इस्लाम के भी खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ तो है ही। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में खामोश होके बैठ जाना तो किसी मुल्क के लिए भी मुनासिब नहीं है। वो एक जो जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए, वो भारत ने अपने हक के तौर पर की है। लेकिन ये अगर हम समझते हैं कि ये फुल फ्लैग जंग की तरफ जाना चाहिए, या मुल्क में अवामी जज़्बात को हम उभारें और को कहीं से दबाव आए कि जंग होनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि जंग किसी भी मसले का हल कभी भी नहीं होता। और हमारी और पाकिस्तान के साथ तो 4 बार जंग हो चुकी है, जो बड़ी फुल फ्लैग वॉर हुई है, जी, और मसले का हल नहीं हुआ। 4 बिल्कुल, जंग के बाद भी मसले का हल नहीं हुआ। कारगिल के बाद भी नहीं हुआ, बालाकोट के बाद भी नहीं हुआ, इससे इससे पहले पुलवामा के बाद भी नहीं हुआ। तो मसला इस तरीके से हल होने वाला है नहीं। तो ये जो एक ज़िद है कि टॉक एंड टेरर एक साथ नहीं चल सकते, बात उसूली तौर पर सही है, लेकिन टेरर को रोकने के लिए टॉक का इस्तेमाल तो किया जा सकता है। वो बिल्कुल, 2016 से बंद कर दिया गया है। तो ये जो पिछले 9 साल में डायरेक्ट डिप्लोमेसी के ज़रिए एक डायलॉग होना मुमकिन था, वो रास्ता जो बंद किया गया है, वो बहुत ही नामुनासिब है, और जंग का रास्ता किसी सूरत में भी एडवाइजेबल नहीं है। ख़ास तौर पर आज इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से इस ऑपरेशन के बाद जो बयानात आए हैं, वो बहुत मुनासिब बयानात नहीं है। देखिए, हमारा जो कौमी मीडिया है, वो मुस्तकिल ये कह रहा था कि यूएस ने हमारी तायीद कर दी, जापान ने हमारी तायीद कर दी, और बड़े-बड़े मुल्कों के नाम थे कि उन्होंने हमारी तायीद कर दी। लेकिन आज हैरत अंगेज़ तौर पर यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का जो बयान आया, उसने कहा कि दिस ऑपरेशन वाज़ एन एक्ट ऑफ फेथ। ये एक शर्मनाक हरकत है। तो इसकी तो तवक्को पूरा मुल्क में कोई नहीं कर रहा था, जो जो जिस बिल्कुल, अंदाज़ से मीडिया कह रहा था। और पहले भी आप देखिए, जो पहला बयान था 26 लोगों की हलाकतों के बाद, अमेरिका के सदर ने उस वक़्त यही कहा था कि ये इन दोनों मुल्कों का आपसी मामला है और ये चलता ही रहता है और ये खुद ही अपना तय कर लेंगे। उस वक़्त भी ये बयान था। उसको ये समझना कि हमारे हक में आया है बयान, ये मेरा ख़्याल है कि डिप्लोमेसी की या मीडिया की समझ की गलती थी, या प्रोपेगेंडा का एक टूल था। उस वो जो आज वाज़ेह हो गया जब अमेरिका ने ये कहा कि ये एक शर्मनाक हरकत है। एक्ट ऑफ ये बड़ा शेम है। ख़राब बयान है। ये बहुत ही ख़राब बयान है जो मुल्क के खिलाफ जाता है। इसके बरक्स चीन ने, रूस ने, जापान ने, यूएई ने, कतर ने, इन तमाम ममालिक ने कहा कि आपको एस्केलेट नहीं करना चाहिए, मस्ट यूज़ मैक्सिमम रिस्ट्रेंट।
ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें और ये हरकतें ठीक नहीं हैं। तमाम लोगों ने ये हमारे अपने रीजन में रूस और चीन मौजूद है, उन्होंने भी और चीन ने तो अपना मौक़िफ़ पहले ही वाज़ेह कर रखा है। तो अगर जंग की तरफ हम जाना चाहते हैं, तो ये कोई छोटी जंग होने वाली नहीं है। ये लेकिन बहुत बड़ी डॉक्टर जंग साहब में यहाँ बदलने पर का खदशा है। चीन ने तो ख़ैर इसको अफ़सोसनाक भी बताया, कंडेम भी किया, लेकिन जैसे यूएई ने, अरब देशों ने, उसने कहा कि ये एक्ट नहीं होना चाहिए, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, जंग की तरफ ना जाए। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने अपना एक नैरेटिव सेट किया कि ये आम शहरियों पर हमला है, मस्जिद को टारगेट किया है इन्होंने, तो मज़म्मत नहीं की। जिस तरह पहलगाम टेरर अटैक की दुनिया भर के देशों ने मज़म्मत की, इस तरह इसको कंडेम करना या इस तरह के स्टेटमेंट नहीं आए इन मुल्कों की तरफ से। तो ये किसके फ़ेवर में जा रहा है? ये बहुत वाज़ेह है। ये कहना कि मस्जिद पे हमला है या सिविलियंस पे हमला है, मेरा ख़्याल है कि दुनिया समझती है इस बात को कि ये टारगेटेड कोई मस्जिद पे हमला तो है नहीं। और अगर मसूद अज़हर ये कह रहा है कि मेरे ख़ानदान के 10 लोग मारे गए, तो ज़ाहिर है कि वो मस्जिद में तो वो नमाज़ पढ़ने के लिए तो खड़े हुए नहीं थे। वो एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि वो एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर टेररिज़्म की तरबियत दी जाती है। इसमें किसी को भी कोई शक किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। अब उस कॉम्प्लेक्स में मस्जिद मौजूद है, ये एक अलग किस्सा है कि वो मस्जिद उसकी ज़द में आएगी ही। तो आप जिस तरीके से इस मुल्क में जो चीज़ें कर रहे हैं और उसकी ट्रेनिंग आप वहाँ बैठ के कर रहे हैं और फिर उसे आप कहेंगे सिविलियंस पे अटैक हुआ है, ये बात ठीक नहीं है और सारी दुनिया को खबर है कि सिविलियंस पे अटैक नहीं हुआ, मसूद अज़हर के खानदान के 10 लोग मारे गए और पाकिस्तान ने अभी तक 26 को कहा है कि 26 लोग मारे गए, तो 10 से ज़्यादा तो मसूद अज़हर के अकेले लोग मारे गए। तो सिविलियन पे अटैक कैसे हो गया? और मस्जिदें उस कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। बल्कि कभी-कभी तो कहीं तो कॉम्प्लेक्स मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में ही ये ट्रेनिंग के प्रोग्राम शुरू किए हैं। तो ये भी तो काबिल-ए-मज़म्मत है ना कि आप मस्जिद का इस्तेमाल आम ट्रेनिंग के लिए करें या दहशतगर्दी के लिए करें। ऑब्वियसली इसको जिहाद तो नहीं कहा जा सकता ना। ये कोई बिल्कुल। इस्लाम की जंग तो है नहीं। पाकिस्तान इस्लाम की जंग नहीं लड़ रहा। पाकिस्तान में जो अभी के हालात हैं उसमें ईमान नाम की तो चीज़ नहीं है। ना उनके सियासतदानों में, ना उनकी फ़ौज में, ना उनके अवाम में, ना उनके इदारों में। और इस्लाम के नाम पर जज़्बात को भड़काना और फिर ये 2 मुल्कों की जंग है, जिसे जिहाद तो किसी सूरत कह नहीं सकते। तो आप इसको जिहाद की सूरत अगर देना चाहते हैं तो वो गलत है। और सारी दुनिया की डिप्लोमेसी तमाम खबरों पे नज़र रखती है। वो भी जानते हैं कि क्या है इसलिए उन्होंने भी शायद इसकी मज़म्मत नहीं की। अदरवाइज़ दूसरी साइड भी देखिए, जी। 2 बजे के करीब ये ऑपरेशन खत्म हो गया, इंडिया की तरफ से। पाकिस्तान की तरफ से उसके बाद फायरिंग शुरू हो गई एलओसी की दूसरी जानिब। तौर जबकि पर जी। एलओसी के बारे में ये मुआहिदा है कि वहाँ क्रॉस बॉर्डर कोई फायरिंग नहीं होगी। इसके बावजूद फायरिंग हुई और अब कितनी कैज़ुअल्टीज़ हुई हैं हमारे मुल्क पे। पूंछ में ख़ास तौर पर 12 से 15 के करीब हिंदुस्तानी जो है वो उनकी हलाकत की खबर है। 40 से ज़्यादा लोग यहाँ ज़ख्मी हुए हैं। और दूसरे ज़िलों में भी ज़ख्मियों की काफ़ी खबर है, तो बड़ी कैज़ुअल्टी हुई है इंडिया की साइड पर भी। तो ये मैं जो कह रहा हूँ कि पहलगाम को आप कंपेयर नहीं कर सकते पुलवामा से और बालाकोट से, इसलिए कि उस वक़्त पाकिस्तान की तरफ से कोई रिटेलिएशन नहीं था और ये एक इंटरनेशनल इश्यू नहीं था। सारी दुनिया ने ये माना था कि हिंदुस्तान का हक है कि वो रिएक्ट करे और वो किया था और पाकिस्तान ने उसको रिएक्ट नहीं किया। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने रिएक्ट किया है, कैज़ुअल्टीज़ की हैं, हमारे जहाज़ गिराए हैं और हमारी फ़ौज को नुकसान पहुँचाने में वो कामयाब हुए बहुत इंस्टेंट रिस्पॉन्स के साथ। अब ये अगर वो ये जहाज़ कहते हैं हम गिराने की बात रिटेलिएट नहीं की करेंगे आपने तो क्या रिटेलिएट डॉक्टर करेंगे? रहमानी साहब, आपने कहा कि पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज़ को भी गिराया है। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा भी किया, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने भी दावा किया कि हमने 5 जहाज़ों को इंडिया के गिराया, 3 राफेल को और 2 ड्रोन को भी। लेकिन इंडियन मीडिया ने इसको पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा करार दिया है, इस खबर को इंडिया ने कन्फर्म भी नहीं किया है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया इसको जो है कोट कर रहा है बार-बार और इंटरनेशनल मीडिया जो इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस हैं लाइक रॉयटर्स है या एएफपी है, उन्होंने कोट किया है इसे भले ही पाकिस्तान के हवाले से किया है, लेकिन डिनाई नहीं किया है किसी भी मीडिया आउटलेट ने, जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट है। अब क्या जब जंग कोट हो किया है? क्या रॉयटर्स ने क्या कोट किया है? प्रोपेगेंडा तो करते ही हैं।
रॉयटर्स ने क्या बताया इस बारे में? इसमें रॉयटर ने, इंटरनेशनल मीडिया ने क्या कोट किया है इस खबर को कि इंटरनेशनल मीडिया, रॉयटर्स या जो ये है आपका एएफपी है और दूसरे जो ममालिक की एजेंसीज हैं, उन्होंने बहुत साफ कहा है कि पाकिस्तान के सोर्सेस को कोट करते हुए कि 5 जहाज और ड्रोन गिराए गए हैं इस ऑपरेशन के दौरान। अब वो उसमें कितने जहाज और कितने ड्रोन्स हैं, इसकी कोई तफसील नहीं है। लेकिन ये किसी ने कोट नहीं किया है कि ये खबर अफ़वाह है या प्रोपेगेंडा है या झूठ है या जो इंडियन मीडिया हमारा कह रहा है कि ये अफ़वाह है, इसको भी किसी ने कोट नहीं किया कि इंडियन सोर्सेज़ ने कहा हो या इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री या इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने कोई ऐसा बयान दिया हो कि ये अफ़वाह है। इसको कोट नहीं किया इंटरनेशनल मीडिया ने। और चूँकि इसे कोट नहीं किया इसलिए इसका इम्कान बहरहाल बहुत कभी है कि रिटेलिएशन उस साइड से हुआ है और किस तरीके से पूंछ में उन्होंने हरकत की है पे हमारे लोगों को इतनी हलाकतें हुई हैं, तो रिटेलिएशन तो हुआ है। ये और इंडियन मीडिया इसलिए में मैं भी कहता जैसे हूँ कि इंडियन तबलीग जंग एक्सप्रेस का में, कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल, द हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में खबर भी आई कि पंजाब के भटिंडा में एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। उसमें एक की मौत हुई है, 9-10 ज़ख्मी हैं। या कश्मीर के पुलवामा का जो एरिया है, परमपुर, वहाँ एक गाँव है, वहाँ भी एक जो प्लेन है वो गिरा था, क्रैश हुआ था, उसके मलबा को उठाया गया, आर्मी ने पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया। बट ये नहीं बताया गया इंडियन मीडिया में भी कि जो प्लेन है, किसका है, कौन-सा प्लेन क्रैश हुआ? देखिए, ये तो ज़ाहिर है जब 2 मुल्कों के दरमियान की कशीदगी होती है तो प्रोपेगेंडा भी होता है और जी, दोनों मुल्क अपनी चीज़ को बढ़ा-चढ़ा के बयान करते हैं। इसलिए इंडिपेंडेंट सोर्सेज़ से खबर लेना बड़ा ज़रूरी होता है। हम किसी एक फ़रीक मुल्क के मीडिया के खबरों पर तबसरा नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात, अथॉरिटीज़ की जानिब से कोई इसका रिबटल नहीं आया है। जी, तीसरी चीज़ ये है कि जो भी एक्शन हुआ है, वो हमने अपने मुल्क की सरहदों के अंदर रह के किया है। हम सरहदों के बाहर नहीं गए। ये जितने मिसाइल लॉन्चर्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह हैं, ये हमने अपने ही मुल्क की सरहद के अंदर से फायर किए हैं और हमारे जो जहाज़ उड़े हैं, वो जहाज़ भी मुल्क की सरहद के पार नहीं गए। तो अगर कोई कैज़ुअल्टी हुई है, तो उसका मलबा मुल्क के अंदर ही गिरेगा। तो बठिंडा हो या पुलवामा हो, वहाँ पर मलबा गिरने की खबरें मुख्तलिफ सोर्सेज़ से आई हैं। ज़ाहिर है कि अगर एक्शन के वक़्त में ऐसा कोई हादसा पेश आया है, तो वो तो जो पार्टिसिपेंट होंगे उस एक्शन के, उन्हीं के साथ हुआ। ये तो बस सामने की बात है। तो इसलिए उसे खारिज नहीं किया जा रहा। लेकिन ये बहस इम्पोर्टेंट नहीं है कि जी, उन्होंने हमारे जहाज़ गिराए क्या। इम्पोर्टेंट ये है कि एक बहुत ही सधा हुआ, निशाने पर लगा हुआ, कामयाब हमला, जवाबी हमला भारत की जानिब से हुआ है, जिसमें टेरर आउटफिट्स को वहाँ पर उड़ाया गया है। ये तो एक हकीकत है। इसका बिल्कुल, एतराफ़ करना चाहिए कि बिल्कुल। जो लोग मुजरिम थे, उन लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने की भरपूर कामयाब कोशिश भारत की जानिब से हुई है, एक बात। दूसरी बात, जो आज पूरा मीडिया पे छाया हुआ है और पूरे ख़ास तौर पर सोशल मीडिया में जो आज छाया है, वो तो बहुत ही अहम बात है। जिस तरीके से सूफिया कुरैशी का ज़िक्र आज मुल्क में हो रहा है, जी, ये बहुत खुशाइंद है। कि इस मुल्क की एक मुसलमान बेटी जो 35 साल से फ़ौज की खिदमत अंजाम दे रही है और बहुत ही एक्सपर्ट और बहुत ही हायर लेवल पे दे रही है, जिसके वालिद फ़ौज में मज़हबी तालीम देने की मुलाज़मत करते थे। सूफिया कुरैशी के वालिद मज़हबी तालीम देते थे यानी तबलीग करते थे फ़ौज में और जिसके दादा कमीशन्ड ऑफ़िसर थे फ़ौज के इतने लंबे अरसे से और जिसके शौहर आज भी नेवी में अफ़सर है, वो लीड कर रही है और पूरे मुल्क में दिखाई दे रहा है। तो अब बहुत साफ वाज़ेह होता है इस बात से कि मुल्क में जो लोग हिंदू और मुसलमान की तफ़रीक पैदा करने की कोशिश करते हैं, वो कितने बड़े मुल्क दुश्मन हैं, दहशतगर्द हैं कि वो हमारे मुल्क के आर्मी की कॉन्फ़िगरेशन तक को जानते नहीं हैं कि इस किस्म के मौके पे हिंदू-मुसलमान की बजाय भारत अहम होता है। ये लोग जो सवाल पूछते हैं कि मुल्क पहले है
या मजहब पहले है? ये जो पूछते हैं, इनको जी। आज सूफिया कुरैशी ने जवाब दिया कि जब मुल्क के ऊपर कोई मुसीबत आए तो मुल्क पहले होता है, और जब मजहब के ऊपर कुछ मुसीबत आए तो मजहब को बचाना चाहिए। सूफिया कुरैशी ने बताया है और बिल्कुल, और इसकी ये आज जो पूरा मुल्क नैरेटिव है उसकी वो भी तारीफ कर रहा है। काउंटर हो गया, जो पाकिस्तान हमेशा 2 मुल्कों की लड़ाई को जिहाद का नाम देता है या मज़हब की लड़ाई बताता है अपने इंटरेस्ट को। तो इससे ये भी साफ हो गया कि ये 2 मज़हब की लड़ाई नहीं बल्कि 2 मुल्क के बीच की लड़ाई है, और इंडिया की जो आर्मी है, उसमें हिंदू, मुसलमान सभी शामिल गए। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा सिंबॉलिक जेस्चर है, और मैं जी, समझता हूँ इसके लिए हमें अपने डिफेंस मिनिस्ट्री की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने आज 2 ख़वातीन को प्रेस ब्रीफिंग के लिए खड़ा किया और उसमें सूफिया कुरैशी को अहमियत दी आगे। एक मुसलमान और एक गैर हिंदू, और जी, जो फॉरेन सेक्रेटरी बोल रहे थे मिस्टर मिस्री, वो जी, कश्मीरी। तो ये जो 3 का कॉम्बिनेशन है, ये जी, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है कि आप इसे जिहाद कहें या इस्लाम के नाम पे कहें या मुसलमान के नाम पर कहें, कुछ भी कहें, लेकिन इंडिया का मुसलमान इसको इस नुक्ता नज़र से नहीं लेता, बल्कि 2 मुल्कों की लड़ाई के तौर पर लेता है, जिसमें हम पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को उनकी खता समझते हैं। उनकी जी, वो एक ज़ुल्म समझते हैं, जो क्या मिल रहा है इसका, पाकिस्तान को कुछ हासिल नहीं हो रहा, सिवाय इसके कि वो अपने मुल्क की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को सर्व करते हैं। अदरवाइज़ अब बताइए, कश्मीरियों ने खुल के ऐलान कर दिया जी। पहलगाम के बाद कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं, वो भारत के साथ खड़े हैं, और इससे ज़्यादा वाज़ेह ऐलान कोई हो नहीं सकता जो कश्मीरियों ने कर दिया। तो अब आप पीओके और इंडियन कश्मीर को ज़रा कंपेयर करके देख लीजिए। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ग्रोथ हुआ, लाइफ स्टैंडर्ड जो बढ़ा, एजुकेशन जो कश्मीरियों में बढ़ी, जो रोज़गार कश्मीरियों का बढ़ा, वो बहुत रिमार्केबल है। जबकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में वो आज भी एक पिछड़े हुए इलाके की तरह है। मुज़फ्फराबाद जो है वो ऐसा कोई वाइब्रेंट सिटी आज भी नहीं है। बिल्कुल, अच्छा डॉक्टर तो ये रहमानी फ़र्क साहब, है ये जो जो हुआ कश्मीरी समझ गए हैं। पहलगाम का, इंडिया ने एक तरह से बदला ले लिया पाकिस्तान को सबक सिखाया ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके। तो क्या ये मामला अब यहाँ पर रुक गया, थम गया, या ये सिलसिला आगे भी बढ़ सकता है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, रुक जाना चाहिए यहाँ इस मामले। भारत को भी मज़ीद ये नहीं कहना चाहिए कि अभी तो शुरुआत है। और पाकिस्तान को भी ये नहीं कहना चाहिए कि हम तो अपने किसी मुनासिब वक़्त पर हम रिबटल देंगे या रिएक्टिवेट करेंगे या हमला करेंगे। ये अगर होता है तो फिर तो ये फुल फ्लैज जंग में बदल जाएगा। और अगर ये फुल फ्लैज जंग में बदलता है, तो ये बात आज की तारीख में सबको समझनी चाहिए, तमाम ममालिक को भी समझनी चाहिए कि यमन की जंग शुरू हुई 2015 में, आज तक खत्म नहीं हुई। यूक्रेन की जंग 3 साल पहले शुरू हुई, आज तक खत्म नहीं हुई। गज़ा में जंग जो शुरू हुई तो 2 साल होने को आ रहे हैं, आज तक खत्म नहीं हुई। और हम जिस खित्ते में हैं एशिया के, जनूबी एशिया के जिस खित्ते में है, ये जनूबी एशिया और मग़रिबी एशिया की सरहद है। इस पर अगर कोई जंग होती है, और जिस तरीके से चीन और तुर्की का मौक़िफ़ सामने आया है, जिस तरीके से ओआईसी का रेज़ोल्यूशन सामने आया है, जिस तरीके से यूनाइटेड नेशंस का रेज़ोल्यूशन सामने आया है, तो और इसमें स्टेक होल्डर्स बढ़ते चले जाएँगे। तो अगर ऐसा होता है तो एक्चुअली ये अमेरिका और चीन की जंग होगी, जिसकी बंदूक हमारे कंधे पे रखी जाएगी और मैदान-ए-जंग हमारा खित्ता बनेगा। तो मैं समझता हूँ कि डिप्लोमैटिकली ये कोई मौका नहीं है कि ये 2 ममालिक आपस में जंग करके इस खित्ते में किसी बड़ी और तवील जंग को दावत दें। दोनों मुल्कों के अवाम का, दोनों मुल्कों की मईशत का बड़ा ज़बरदस्त इससे नुकसान होगा, और फ़ायदा अगर होगा तो चीन को होगा, फ़ायदा होगा तो यूनाइटेड स्टेट्स को होगा। हम उनके लिए अपने आप को बर्बाद ना करें, यही हमारी समझदारी का तकाज़ा है। बिल्कुल, अच्छा, इससे पहले जो जंगें हुई तो पूरी दुनिया भर की तवज्जो थी, लेकिन इस वक़्त खुद 2 बड़ी-बड़ी जंगें ऑलरेडी चल रही है। यूक्रेन और रूस की जंग है, पूरी दुनिया की उस पर तवज्जो। गज़ा और इसराइल की जंग है, और अगर खुदा न ख़ास्ता लड़ाई शुरू हो जाती है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, तो दुनिया की कितनी तवज्जो हासिल रहेगी इस दोनों मुल्कों को, इस जंग को? मुझे खदशा ये है शफ़ साहब कि ये दोनों जंगों के मुकाबले में
ज्यादा अटेंशन सीकिंग जंग होगी और जी, ज्यादा बड़ी जंग होगी रूस और यूक्रेन और गजा के मुकाबले में। एक दूसरी बात पे गौर कीजिए, जी। सारी जंगों के मैदान एशिया में क्यों है हाँ, एक या बड़ी फिर बात। अफ्रीका में? हुँ, ना आप देखिए, यूक्रेन की लड़ाई कौन लड़ रहा है? यूक्रेन के जो है यूरोप के बिहाफ पर यूक्रेन लड़ रहा है। पूरा यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स यूक्रेन को पैसे भी दे रहा है, हथियार भी दे रहा है और लड़ रहा है एक एशियाई मुल्क रूस से। जी, छोटा-सा मुल्क, वो छोटा-सा मुल्क खुद नहीं लड़ सकता, उसमें ताकत नहीं लड़ने की। लड़ कौन रहा है? यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड अमेरिका। स्टेट्स, यूके, ये लोग लड़ रहे हैं दरअसल रूस से। किस मकाम पे लड़ रहे हैं? एशिया में। गज़ा में कौन लड़ रहा है? इस्राइल और गज़ा। इस्राइल के अंदर खुद में इतनी ताकत नहीं है कि वो 2 साल तक जंग को सस्टेन कर सके। उसको कौन दे रहा है? बिलियंस ऑफ डॉलर यूनाइटेड स्टेट्स दे रहा है, यूके दे रहा है और बाकी लोग हैं जो उसको मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहे हैं। जबकि गज़ा में उनके पास कुछ भी नहीं है, खोने को कुछ नहीं है। जी, वो भूखे नंगे हैं, बस जाने हैं और जाने लेके वो जानों के साथ लड़ रहे हैं। तो एक ना बराबरी की जंग है जो वहाँ पर इन्हीं यूरोपियन लॉबीज़ यूएस की मदद से शरीक है। ये हो कहाँ रही है? एशिया के खित्ते में। अब अगर भारत और पाकिस्तान के बीच भी आप जंग की चिंगारी भड़काते हैं, तो याद रखना चाहिए दोनों की दोनों बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, बड़ी पॉपुलेशंस हैं, न्यूक्लियर पावर्स हैं और हम तो भारत तो एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है, जो 4th वर्ल्ड की इकोनॉमी बन गई है और जल्दी ही 3rd इकोनॉमी बन जाने की जिसकी तवक्को है, उस मुल्क को उस एशिया में आप फिर एक तीसरा जहाज खड़ा करके पूरे एशिया को उसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं। फिर आप ईरान पे भी हमला करेंगे, जो एशियाई मुल्क है। फिर आप यमन में भी हूथियों पर भी आपके हमले जारी हैं, फिर आप इराक पे भी आप कर चुके हैं, अफ़गानिस्तान पे भी आप कर चुके हैं और फिर अभी भी वहाँ चिंगारे हैं और ये लोग अगर इन्वॉल्व हुए और किसी न किसी सूरत इन्वॉल्व हो जाएँगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कोई इंडिया की तरफ से, कोई पाकिस्तान की तरफ से, तो ये तो पूरा खित्ता एक मैदान-ए-जंग बन जाएगा। फ़ायदा किसको होगा? उस यूरोप को होगा जिसकी इकोनॉमी चरमरा चुकी है। आप यूएस को ही देख लीजिए, वो कहते हैं 30 ट्रिलियन की वो इकोनॉमी है। अब 30 ट्रिलियन की दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में 20% बिलो पॉवर्टी लाइन आज भी मौजूद है। ये सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कि इतनी बड़ी इकोनॉमी में बिलो पॉवर्टी लाइन खत्ते-अफ़लास के नीचे जीने वाले 15 से 20% लोग हैं। और ये जो हंगरी है या पोलैंड है या ग्रीस है, इस तरह के जो छोटे-छोटे मुल्क हैं, इटली है, ये तो बहुत ही गरीब ममालिक हैं। इनकी इकोनॉमी रोज़ाना के हिसाब से डाउन हो रहे, कोलैप्स होने वाले। तो आप अपना इकोनॉमी को बचाने के लिए एशिया में वही कत्लेआम करना चाहते हैं, जो आपने सेकंड वर्ल्ड वॉर में किया था। 1 करोड़ से ज़ायद 2 करोड़ के करीब लोगों को कत्ल किया था। आप फिर एशिया के एक बार फिर इनकी इस इकोनॉमी को तोड़ना चाहते हैं। बाल्कनाइज़ेशन का जो वो प्रोसेस 1937 में हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जहाँ छोटी-छोटी मुस्लिम रियासतें आपने बना दी थी, आप वही यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान को भी तोड़ के छोटी-छोटी रियासतों में उनको तक़सीम करने की साज़िश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इस साज़िश को कम से कम भारत बहुत अच्छे तरीके से समझता है और भारत की लीडरशिप अगर कम्युनल एंगल से ना सोच के देश हित में सोचे, तो उसको जंग अवॉइड करने के अलावा उसके पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि लगातार ट्रेंड चल रहा है कि दिल मांगे और अभी जो हमला हुआ, जो पाकिस्तान में मारे गए, वो काफ़ी नहीं है और लोगों को पाकिस्तान में मरना चाहिए, इंडिया का और हमला होना चाहिए। इन्हीं लोगों को चले जाना चाहिए ना वहाँ पर, जो लोग ये कह रहे हैं। अरे अपने घर में बैठ के एक कोज़ी रूम में एयर कंडीशन में बैठ के सोशल मीडिया पे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए लिख देने वाले लोग, ज़रा मैदान में आएँ और मैदान में जाके वहाँ पे खुद से लड़ें। अभी हमारे फौजियों की कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, हमारे निहत्थे शहरियों की पूँछ में कैजुअल्टीज़ हो रही हैं। ये जो वही वर्ग है जो ये हिंदू-मुसलमान करता रहता है, ये आज भी हिंदू-मुसलमान कर रहे हैं और मुझे अफ़सोस है कि हमारे मुल्क की लीडरशिप भी इन लोगों को हवा देती है। ये मुल्क दुश्मनी मीडिया है, इससे सरासर मुलव्विस मुल्क है। दुश्मनी है। मीडिया में कई जर्नलिस्ट है, रूबिका लियाकत तक ने ये ट्वीट कर रखा है कि भीख मांगे और
नहीं, रूबी का लियाकत को तो सब जानते हैं कि उनको नफ़रत अंगेज़ी बढ़ाने के लिए ही वो उनका रोज़गार है, वही उनकी रोटी-रोज़ी है। वो उस इसी बात की वो तनख़्वाह लेती हैं, तो वो यही करेंगी। लेकिन आज मुल्क उस पोज़ीशन में खड़ा हुआ नहीं है कि आप दो मुर्गे लड़ाएँ रात को हिंदू-मुसलमान के नाम पर। बिल्कुल, आज जो देखिए लोग ये जो बात करते हैं वो वज़ारत-ए-दिफ़ा गलत की जो रात में प्रेस है। रिलीज़ आई थी, उसमें बड़ी वज़ाहत के साथ लिखा गया था कि हमने पहलगाम का बदला लिया है और आतंक के 9 ठिकानों को टारगेट किया है। हमने सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, ना आर्मी बेस को निशाना बनाया ताकि उसको जंग ना समझा जाए। तो इससे साफ है कि इंडिया भी जंग का कायल नहीं है, ना सरकार जंग चाहती है, मज़ीद कशीदगी चाहती है। नहीं, बिल्कुल सही है। ये जो बयान गवर्नमेंट की तरफ से सुबह आया था, जिसे आप भी कोट कर रहे हैं, कि जी, ये तो सही है। किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला नहीं हुआ, किसी सिविलियन जगह पे हमला नहीं हुआ, किसी गवर्नमेंट साइट पे हमला नहीं हुआ पाकिस्तान की। जो जी, टारगेटेड हाइडआउट्स थे, ट्रेनिंग सेंटर्स थे अल-कायदा इनके हिज़्बुल मुजाहिदीन के या जो जो ये दूसरे इनके जो भी ग्रुप्स हैं, उन्हीं के ऊपर हमला हुआ है और उन्हीं की कैज़ुअल्टीज़ हुई हैं और उन्होंने एतराफ़ किया है कि हाँ, हमारी कैज़ुअल्टीज़ हुई हैं। तो ये आप एक फुल फ्लैज जंग तो नहीं है, तो ये एक राइटफुल एक ऑपरेशन था, जो भारत ने किया है और अब इसे यहाँ रुक जाए जैसे लोग या बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद या इस टाइप के लोग जो मज़हब पूछ के मॉब लिंचिंग करते हैं, जो मस्जिदें देख के वहाँ हंगामा करते हैं और जो गाय के नाम पर कत्लेआम करते हैं और खुद गाय के नाम पे रिश्वतें खा के अपनी दौलत बढ़ाते हैं। ये लोग मुल्क के दोस्त कभी भी नहीं थे, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी ये मुखबिर थे। आज इनकी आँखों पे चश्मा लगा हुआ है नफ़रत और मज़हबी मुनाफ़रत का। ये मुल्क का मफ़ाद देखने की सलाहियत ये लोग नहीं रखते और ना इनको इतनी नॉलेज है कि ये अच्छा समझ डॉक्टर साहब सकें कि ये जानना इसका चाहेंगे मुल्क को ज़रा-सा क्या खतरा कि होगा। पाकिस्तान लगातार ये दावा करता है, डींगे मारता है कि हमारे पास डिफेंस सिस्टम है, चाइना का सपोर्ट है और इंडिया से होने वाले किसी भी हमले को हम रोकने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन इंडिया ने ऑपरेशन लॉन्च किया और 25 मिनट तक हमला होता रहा, मिसाइलों की बरसात होती रही और पाकिस्तान कुछ भी रोक नहीं सका। हमला हो जाने के बाद जब खबर आती है तब पाकिस्तान बोल रहा है कि हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। यही तो कामयाबी है कि जहाँ उनको हमला करना था भारत को, उसकी भनक तक नहीं लगी पाकिस्तान को। जी, और जहाँ वो एक्सपेक्ट नहीं करते थे, वहाँ भारत ने टारगेट किया और इतनी सीक्रेसी के साथ किया कि एक लम्हे पहले तक किसी को पता नहीं चला कि कहाँ हमला हो रहा है। तो ये भारत की स्ट्रैटेजी की कामयाबी है, जी, जिसको एप्रिशिएट सबको बड़े खुले दिल के साथ इसका एतराफ़ करना चाहिए और इसको एप्रिशिएट करना चाहिए और पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि बहरहाल उनकी जो जंगी तैयारियाँ हैं, वो हो सकता है कि दूसरे लोग उनकी मदद कर रहे हों, लेकिन वो खुद से अकेले इस लायक तो वो नहीं है कि वो भारत की इस इतनी बड़ी फ़ौज का और इतने बड़े रिसोर्सेज़ का मुकाबला कर सकें। तो उनकी भी देखिए 2.5% की जीडीपी है पाकिस्तान की और ये जी, वो जीडीपी है जो 1947 में अंग्रेज़ छोड़ के गए। हमारी जीडीपी 2.5% से बढ़ के 2011 में 12% तक हो गई थी। अब आके वो फिर से अब ये मोदी जी की पॉलिसियाँ हैं, क्या है 7% हो गई, लेकिन 7% है, वो 2.5% की इकोनॉमी है और 90% इकोनॉमी कर्ज़ पर उनकी मुश्तमिल है। ऐसे में ऐसी लंबी-चौड़ी बातें करना, डीके हाँकना, ये कोई उनके हक में भी अच्छा नहीं है, उनको संजीदगी से इस पे गौर करना चाहिए। बिल्कुल और लोग कह भी रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा से कुछ अटैक किया, जंग को आगे बढ़ाया तो जो इकोनॉमी है पाकिस्तान की पूरी कोलैप्स हो जाएगी। ऐसा कई लोगों को मैंने भी सुना। क्या आप इसको देख रहे हैं? मैंने अर्ज़ किया कि वो जो भी करेंगे दूसरों की बुनियाद पे करेंगे। अपने बिल्कुल, दम पे तो वो कर नहीं सकते और जी, शायद वो जी, इसी पर ज़्यादा मुतमईन हैं कि हम कुछ करें ना करें, दूसरे लोग तो कर लेंगे। तो दूसरे लोग अगर वो उधार के माँगे की रोशनी पर इक्तफ़ा करना चाहते हैं, तो ये उनके हक में मुस्तक़बिल में भी आज शायद उनको मदद मिल जाए, लेकिन मुस्तक़बिल में तो उनके लिए अच्छा नहीं है। उन उनकी और डेमोक्रेसी वो कभी रहे नहीं है, आज भी नहीं है। प्रॉक्सी डेमोक्रेसी है आज भी। आर्मी तय करती है कौन प्राइम मिनिस्टर होगा और कौन इलेक्शन जीतेगा और कौन हारेगा। ऐसे में एक अनडेमोक्रेटिक इकोनॉमिकली वल्नरेबल नेशन
अगर फुल फ्लैज जंग की तरफ आती है, तो कुछ इब्तदाई कामयाबियाँ मिल सकती हैं। कुछ जो इंटरेस्टेड पार्टनर्स हैं, जैसे चाइना का बड़ा स्टेक है, बड़ा इंटरेस्ट है पाकिस्तान में। $46 बिलियन का सीपेक का उनका मंसूबा है, जो इंडिया के बहुत करीब से होके गुज़रता है। उनको ये खदशा होगा कि उनको $46 बिलियन का नुकसान हो सकता है इंडिया-पाकिस्तान की जंग में। तो चाइना के इस स्टेक की वजह से मुमकिन है चाइना उनके साथ आके खड़ा हो जाए, लेकिन नुकसान चाइना को तो नहीं हो रहा ना। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी नुकसान होगा, सिविलियन लॉसेस जो भी होंगे, इकोनॉमिक लॉसेस जो भी होंगे, वो तो पाकिस्तान को ही होंगे। तो इस बात पर अकल उनको दौड़ानी चाहिए, बजाय इसके कि जोश और जज़्बात के साथ बदज़बानी का एक लहज़ा इख्तियार करते हुए गुफ्तगू की जाए। सिफ़ारतकारी के अंदाज़ होते हैं, उस अंदाज़ को इख्तियार करना चाहिए और इस जंग को प्रमोट करने की कोई कोशिश अगर वो करते हैं, तो वो दूसरों के पपेट बन के करेंगे, पाकिस्तान के मफ़ाद में नहीं हो सकता। जी, बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब। नाज़रीन, हम बातचीत कर रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो मौजूदा कशीदगी है, उसका अंजाम क्या हो सकता है, और डॉक्टर रहमानी साहब ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि ये यहीं पर अब रुक जाना चाहिए। जंग जो है किसी भी मुल्क के हक़ में बेहतर नहीं है, दोनों तरफ का नुकसान होगा। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अब तक 4 जंगें हो चुकी है। 1947-48 की पहली जंग, 1965 में, 1971 में और 1999 में, और इन तमाम जंगों का जो नतीजा है वो अच्छा नहीं रहा। 1971 में तो खैर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, लेकिन जो बकिया जंगें हैं, जिस मसले को लेकर के जंग हुई थी, उसका नतीजा नहीं निकला और जंग में दोनों तरफ का नुकसान होता है। तो डॉक्टर रहमानी साहब ये कह रहे हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए, और इंडिया ने भी साफ कह दिया है कि इंडिया जंग नहीं चाहता, बल्कि इंडिया ने अपने दुश्मन को, अपने हदफ को टारगेट किया था। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया।